नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम टेस्ट नंबर 5 कराने जा रहे हैं, जो कि ध्येय आईएएस का है और आरओ का प्रीलिम्स का है। हम इससे पहले 4 टेस्ट करा चुके हैं जीएस का। उसको आप जाके अब हमारे चैनल पर जाके आपको देख सकते हैं। और ये 4 टेस्ट जीएस के अलावा भी हम 8 या 9 वीडियो जो हिंदी के टेस्ट के हैं उसको भी डाल चुके हैं। आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए, फिर आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को और वहाँ से देख सकते हैं। इस वाले टेस्ट का हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। आप वहाँ से पीडीएफ क्वेश्चन का देख सकते हैं और सोल्यूशन आप वीडियो से देख के लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट को। तो ये टेस्ट नंबर 5 है और ध्येय आईएएस का है, आरओ का। तो हम एक दिन अल्टरनेट पे करते हैं, लेकिन 1-2 दिन गैप हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि बलवंत राय कौन सा सत्य है? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। तो सही है कि नहीं सही है? तो पहला सही है। दूसरा क्या है कि इसके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति के गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया। तो ये गलत है, ये नहीं कहा जाता। तो इसका क्या सही है? पहला नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कथन कार्ड का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभिकथन है कि भारत का महान्यायवादी ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है और ना ही सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। सही है कि नहीं सही है? तो ये सही है, पहला सही है। और उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, तो महान्यायवादी किसमें अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी अनुच्छेद नंबर 76 में है। ठीक है, ये दोनों सही है, लेकिन आपस में दोनों परस्पर व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा कि कथन और अभिकथन दोनों सही हैं और कथन कारण का व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। हम 1.5 घंटे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1.5 घंटे ज़्यादा भी हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि राष्ट्रपतियों का कार्यकाल दिया हुआ है, कौन सा इसमें से इसको कूट में मिलाना है। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कब था? ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल, प्रतिभा देवी पाटिल, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम 2000 से 2007 सही है। प्रतिभा देवी सिंह 2007 से 2012, ज्ञानी जैल सिंह 82 से, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से 69 तक। तो कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए, 83, 84, 85, 89 तक थे। ठीक है, तो इनमें कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का संगठन 80, राज्यसभा का संगठन 80, लोकसभा का संगठन 81, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन 88, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सी वाला सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति का संबोधन और अभिवादन 88 में नहीं है। तो 88 में नहीं है तो किसमें है? तो राष्ट्रपति का संबोधन और अभिवादन 87 में है, 88 में नहीं है। अनुच्छेद 87 में है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? तो न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित होती है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सही होती है। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों मामलों में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो देखिए, दोनों मामलों में, ये हाँ, दोनों मामलों में भी हो सकती है। तो इसका कौन सा सही हुआ? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोकटक झील, चिल्का झील उड़ीसा, सूरत ताल उत्तराखंड और पंचभद्रा झील राजस्थान। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो देखिए, सूरजताल झील नहीं है। तो सूरजताल कहाँ पे है? तो सूरजताल कहाँ पे है देखते हैं। बाकी का तीनों सही हैं। लोकटक झील मणिपुर में है, चिल्का है उड़ीसा में है और पंचभद्रा राजस्थान में है। सूरजताल कहाँ है? तो देखिए, सूरजताल झील आपका हिमाचल प्रदेश के बड़ा अचरा दर्रे के निकट खारे पानी का झील है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सूरजताल होता है। कहाँ पे? बाड़ा लाचला
दर्रे के पास, दर्रे के पास में, ठीक है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में खारे पानी की झील है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सुंदरवन यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया था, तो यूनेस्को में कब कौन सा सूचीबद्ध किया गया? सुंदरवन 2004 में, पंचमढ़ी 2000 में, ग्रेट निकोबार 2012 में और नोकरेक 2009 में। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो इसमें से देखिए डी वाला ऑप्शन नोकरेक सही सुमेलित है। बाकी का 3 कब कब किए गए हैं? देखिए सुंदरवन कब किया गया? सुंदर, ये तीनों गलत हैं, ठीक है, तो इसको सही करते हैं। सुंदरवन कब किया गया? तो सुंदरवन 2001 में यूनेस्को की साइट शामिल हुआ। उसको पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कब शामिल हुआ? तो पंचमढ़ी 2009 में, 2009 में पंचमढ़ी 2009 में शामिल हुआ है। और ग्रेट निकोबार कब शामिल हुआ? तो ग्रेट निकोबार 2013 में शामिल हुआ है। तो इस हिसाब से आपका डी नंबर ऑप्शन सही है कि नोकरेक 2009 में शामिल हुआ है, ठीक है। तो सुंदरवन 2001 में, पंचमढ़ी 2009 में, ग्रेट निकोबार 2013 में और नोकरेक 2009 में यूनेस्को की सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? तो अबोर, मिकिर, डाफला, तो कौन सा नहीं है अरुणाचल की जाति? तो कुकी नहीं है, कुकी। तो कुकी कहाँ की है? तो कुकी जनजाति आपकी मणिपुर की जनजाति है, जो कि त्रिपुरा में भी पाई जाती है, ठीक है, मणिपुर की जनजाति है, ठीक है, कुकी मुख्यतः मणिपुर की है, त्रिपुरा में भी होती है लेकिन मणिपुर को आप लिखेंगे। तो कुकी कहाँ जाती है? मणिपुर मिजोरम में पाई जाती है लेकिन मुख्यतः कुकी मणिपुर की जनजाति है, ठीक है। बाकी का अबोर, मिकिर और डाफला अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग 1954। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953 नहीं, 1953 में नहीं किया गया है। तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना 1950 में किया गया, ठीक है। देखिए फिर से देखते हैं, जो ये वाला है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, ये कब किया गया? तो 1950 में किया गया, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। बाकी का और तीनों सुमेलित है कि कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। तो इसका डी सी वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर, निम्न कथनों में से विचार करें कौन सा सत्य है? नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, सही है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, गलत है, प्रायद्वीपीय भारत में नहीं गिरती है, ये बंगाल खाड़ी में नहीं, ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इसका दो वाला पहला वाला ऑप्शन खाली सही होगा, ठीक है, बाकी का सब गलत है, ठीक है। तो इसका इस नदी का अपवाह क्षेत्र 87% भाग मध्य प्रदेश में, 11% गुजरात में और 1% महाराष्ट्र में। तो इसका अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ है? नर्मदा का अपवाह तंत्र एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में इसका अपवाह तंत्र है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक 87% यहाँ पे है गुजरात में, ठीक है, एमपी में, और सबसे कम महाराष्ट्र में 1% है, ठीक है, और 7 से 8% करीब गुजरात में इसका अपवाह तंत्र है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं, ये सही है। देखते हैं कौन सा सही है इसमें से। देखिए नहीं, संशोधन भी नहीं कर सकती है, संशोधन तभी कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती है, सॉरी, उसको एक बार और देखते हैं कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं, गलत है। अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है, गलत है। तो ना को एक ना तो दो, दोनों सही है, ठीक है, तो दोनों गलत है इसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पास करना होता है परंतु लोकसभा किसी भी सिफारिश को मांगने का ना मानने का हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक के लोकसभा में वापस नहीं करती है तो उसे स्वीकार माना जाएगा, ठीक है। धन विधेयक संशोधन करने अस्वीकार करने का कोई शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 113 का 2 कहता है कि अनुदान मांगों लोकसभा रखी जाएगी, उसे मतदान करने का अधिकार होगा, राज्यसभा में नहीं। तो 113 अनुदान मांग किसमें है? ये अनुदान मांग किसमें है? 113 का 2 में है, ठीक है, 113 का 2 इसके तहत कहा जाता है कि अनुदान मांगे लोकसभा में रखी जाएंगी, लोकसभा में रखी होंगी और लोकसभा में पास भी होंगी, बाकी का राज्यसभा से इसको मतलब नहीं है, ठीक है, राज्यसभा में मतदान नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्य कार्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43।
तो अनुच्छेद 41 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 41 के तहत क्या कहता है, तो अनुच्छेद 41 के तहत आर्थिक संवर्ध विकास सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेंगे, ठीक है। तो राज्य ये सब करेंगे कि शिक्षा का और स्वास्थ्य का ये सब का उपबंध करने का प्रयास राज्य करेंगे 41 के तहत, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से। कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए विधेयक को रखना राज्यपाल द्वारा एक कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो और कहाँ से लिया गया है देखते हैं। देखिए कनाडा के राज्यपाल द्वारा विधेयक को रखना कनाडा के संविधान से लिया। कनाडा के संविधान से अन्य प्रावधान, संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में पास, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना, ये सब कनाडा से लिया गया है। अब देखिए फ्रांस से क्या क्या लिया? फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिमय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है निर्वाचन आयोग की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय की सलाह पर, राज्यसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। तो किसके सलाह पर किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पे किया जाता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह पे किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण संसद सदस्य होने के अनर्ह हो जाने पर इस पर निश्चित राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर दिया जाता है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों का अयोग्यता का निर्धारण वहां के अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष या सभापति करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी कथन अधिकार वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए कथन क्या है? अब कथन है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में पारित होती है, ठीक है, ये भी सही है। और पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही साइन कर चुका है वो, ठीक है, तो ये भी सही है। और दोनों आपस में परस्पर संबंध भी रखते हैं, तो कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण के व्याख्या भी करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ये वाला सही है। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है, हाँ ये भी सही है। मंत्रिपरिषद कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसे मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, इसे मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत सही नहीं है इसमें से? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, ये वाला सी वाला इसमें सही नहीं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, सी वाला भी सही है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है, ये सही होता है, ये सही है, और ये वाला नहीं गलत है, ठीक है। लोकसभा का बजट पेश करने से पहले इसको नहीं किया जाता, प्रत्येक साल इसका गठन होता है, ठीक है। इसमें 30 सदस्य होता है, सभी लोकसभा के होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति अस्थायी समितियां है, इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। इस गठन लोकसभा के बजट प्रस्तुत करने के बाद होता है। तो ये लोकसभा के बजट पेश होने के पहले नहीं होता है, ठीक है, इसमें बजट पेश होने के बाद में होता है, ठीक है, बाद में किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला गलत है ना, इसके लिए सॉरी है कि इसके बाद वाला होगा, इसको हम पहले नहीं देखें, ठीक है। तो पहले नहीं होता है, लोकसभा में जब बजट पेश हो जाता है फिर बाद में उसमें बजट में कटौती करने के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, तो बाद में। तो बी वाला ऑप्शन इसका गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर, राज्य सूची पर, अवशिष्ट सूची पर, या ए बी दोनों पर? तो किस पे कानून बना सकती है राज्य विधानमंडल? तो राज्य विधानमंडल ए बी समवर्ती और राज्य सूची पे कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पे कानून बनाएगी जब तक उस पर कोई केंद्र कानून नहीं बनाता है तब तक वो कानून लागू होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो प्रोटेम स्पीकर कौन सा सत्य है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, सही है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा था? N.A. पालीवाला, V.N. राव, K.M. मुंशी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो किसने कहा था संविधान परिपत्र, किसने कहा था? तो A.N. पालीवाला ने कहा था। A.N. पालीवाला ने कहा था। भारतीय संविधान का प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया। प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, और संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है? 137, 132, 129, 139। तो कौन सा अनुच्छेद अभिलेखीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को घोषित करता है? तो 129। ठीक है, अनुच्छेद 129। ठीक है, बाकी का और अनुच्छेद देख लेते हैं कि संविधान 129 अभिलेखीय न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है, इसके साक्ष्यों को, इसके जो ऑर्डर होते हैं उसको साक्ष्य के रूप में आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभिलेखीय न्यायालय मतलब ये होता है कि जैसे किसी वाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया हुआ है और आपका भी संबंध उसी वाद से मतलब वैसा ही केस आपका भी है, तो आप यहाँ पे वहाँ पे वो बोल सकते हैं कोर्ट से कि आपने वहाँ पे ये जजमेंट दिया है, तो इसके आधार पर ही मैं इसमें भी बोल रहा हूँ कि ये जजमेंट दिया जाए। ठीक है, तो वो साक्ष्य के रूप में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस देशों से अधिक है? जापान, ब्राजील, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो किन किन देशों से अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इंडोनेशिया से ज्यादा नहीं है, इंडोनेशिया से कमी है। ठीक है, तो जापान से, पाकिस्तान से और ब्राजील से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। ठीक है, बाकी का चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद आता है। ठीक है, तो चीन, भारत, अमेरिका, देखिए किसके बाद आता है? देखिए चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, अगर फिर 5वें नंबर पर रखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें नहीं आता, पाकिस्तान फिर आ जाएगा। ठीक है, नाइजीरिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम में लगाइए। मतलब सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होता है उत्तर प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा नलकूपों से होता है, फिर नहर से होता है, फिर तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन से होता है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो 20 का सही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कितना परसेंट होंगे इसमें। देखिए 2011 के अंतरिम, देखिए उत्तर प्रदेश में नलकूपों से, देखिए उत्तर प्रदेश 79% नलकूपों से होता है। तो कितना होता है? 79%। नलकूपों से 79% होता है। बाकी का ताप नहर से कितना होता है? तो देखते हैं नहर से कितना होता है। तो नहर से 19% होता है। नहर से कितना परसेंट होता है? लगभग नहर से लगभग 19% होता है। नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश में 19% होता है। उत्तर प्रदेश का एक विविधता युक्त प्रदेश होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिंचाई के साधन का प्रयोग किया जाता है। नलकूपों और नहरों सिंचाई का प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पठारी भूमि बुंदेलखंड में तालाब और पोखरों का सिंचाई किया जाता है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 79% नलकूपों से और 19% नहरों से किया जाता है। नहरों और नलकूपों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तालाबों से ज्यादातर बुंदेलखंड में किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न तरीके से अलग अलग तरीके से सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद है? कौशल, सूरसेन, वत्स, पांचाल। तो कौन आधुनिक उत्तर प्रदेश में उपस्थित है? तो सारे महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश में ही है। 8 महाजनपद थे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो देखिए वत्स कौशल कौन सा है? तो कौशल अयोध्या वाला एरिया है। ठीक है, जिसमें 8 महाजनपद थे। कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? तो देखते हैं कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो कौशल वाला अयोध्या वाला है, पांचाल तो पता है, पांचाल बरेली और रेली वाला क्षेत्र है, और सूरसेन मथुरा, और वत्स आपको पता है ये वत्स बोला जाता है वहां का, ये नीचे वाला कौशाम्बी का क्षेत्र वत्स को आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ। 1 जुलाई 1950 को, 1 जुलाई 1956 को, 1 जुलाई 1952 को, 1 जनवरी 1951 को। तो कब लागू हुआ जमींदारी उन्मूलन अधिनियम?
तो 1 जुलाई 1952 को जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलनों में कौन सा एक उग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ अधिवेशन 1892, इलाहाबाद 1910 विलियम बेडनबर्न, 1916 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, बनारस अधिवेशन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जवाहरलाल नेहरू इसका नहीं थे 1916 के अधिवेशन का, लखनऊ अधिवेशन के थे आपके 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन गलत होगा, बाकी का सब सही है। लखनऊ का 1892 के अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त थे। इलाहाबाद के 1910 के अधिवेशन में विलियम बेडनबर्न अध्यक्ष थे। लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार थे और बनारस के 1905 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तो दोनों सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से किसका निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रहा है? चंद्रशेखर, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी। तो किसका निर्वाचन स्थल उत्तर प्रदेश में रहा है इन प्रधानमंत्रियों में से? तो ये सारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से चुन के प्रधानमंत्री बने हैं। चंद्रशेखर, बीपी सिंह, नरेंद्र मोदी, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चंद्रशेखर बलिया से, नरेंद्र मोदी वाराणसी, बीपी सिंह फतेहपुर, चौधरी चरण सिंह बागपत से निर्वाचित हुए। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश से 9 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यूपी से 9 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 9 पीएम। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज, इलाहाबाद, फूलपुर की सीट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का शुभारंभ 2005, 2017, 2000 में, 2009 में कब किया गया? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश में 2000 ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? तो 2007 में किया गया। 2007 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना उत्तर प्रदेश फैजाबाद ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2007 में की गई। मिड डे मील परियोजना 1995 तथा एक जिला एक उत्पाद 2005 में। तो 1995 में मिड डे मील योजना और 2018 में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देवी सिंह, देखिए नेतृत्वकर्ता और स्थान, तो कौन कौन से कहां से नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति में? ठीक है, तो तात्या टोपे कहां से थे? तात्या टोपे का नेतृत्व कहां पे था? कालपी से था, कालपी में। ठीक है, मौलवी लियाकत अली फैजाबाद से, कदम सिंह मेरठ से और देवी सिंह मथुरा से। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी वाला गलत है। मौलवी लियाकत अली यहाँ से नहीं थे। मौलवी लियाकत अली कहाँ से थे? तो मौलवी अहमद उल्लुल्लाह ने मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से थे। हाँ, ठीक है, तो मौलवी लियाकत अली का संबंध कहाँ से है? इलाहाबाद से था। ठीक है, इलाहाबाद में इन्होंने नेतृत्व किया था, ना कि फैजाबाद में। तो सी वाले गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, महाराजगंज, पीलीभीत। तो कौन सा जिला? शाहजहांपुर जिला नेपाल से सीमा नहीं साझा करता है। तो आप देख लेंगे कितने जिले लगते हैं नेपाल से। तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर
महाराजगंज। कितने जिले हुए? 2, 2, 4, 2, 6, 7। तो 7 जिले आपके नेपाल से लगते हैं। तो ये क्रम है पश्चिम से पूरब का। पहले आएगा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 7 जिले पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये जो नेपाल से सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न 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 युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य सूचना आयोग 2005 में, राज्य महिला आयोग 2013 में, राज्य मानवाधिकार आयोग 2000 में। तो कौन सा सही सुमेलित है? इसमें तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, तीनों। राज्य सूचना आयोग 2005 में बना था, राज्य महिला आयोग 2013 में और राज्य मानवाधिकार आयोग 2002 में बनाया गया था। ठीक है, तो तीनों सही है इसमें से। चलिए देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश के संबंध में है। ठीक है, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। पहला अभिकथन है 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। सही है। वर्ष 1950 में 24 जनवरी को प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया था। ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? वर्ष 1989, 1999, 2001, 1992। कब किया गया था? 1989 में। 1989 में उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली राजभाषा हिंदी है जो कि 1947 में बनी थी। ठीक है, 1947 में हिंदी को बनाया गया था राजभाषा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास करती है? थारू, पहरिया, बुक्सा, बैगा। तो गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में निवास कौन करती है इसमें से? तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है गोरखपुर में। ठीक है, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश गोरखपुर जनपद का निवासी है। थारू जनजाति के लोग कीरत वंश से संबंधित है। इनमें बदला विवाह होता है। ठीक है, तो ये कीरत वंशी है, कीरत वंश से संबंधित रखते हैं और इनमें बदला विवाह होता है। ठीक है, कीरत वंश और बदला विवाह होता है, मतलब आपस में आदान प्रदान, मतलब कि अगर उनकी लड़की के साथ विवाह कर ले तो अपने लड़के के साथ विवाह करा देंगे। ठीक है, आपस में विवाह। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना द्वारा किस प्रकार के उद्योग का विकास संभव हो पाएगा? छोटे उद्योगों का, मध्यम उद्योगों का, परंपरागत उद्योगों का, उपयोग सभी। तो एक जिला एक उत्पाद से किसका विकास होगा? तो एक जिला एक उत्पाद से तीनों चीजों का, छोटे उद्योगों का भी विकास होगा, मध्यम उद्योगों का भी, और परंपरागत उद्योग है जैसे कि अलीगढ़ का ताला हुआ है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हुआ। तो इस तरह के उद्योगों का भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है? पी तरंगे, यस तरंगे, यल तरंगे, पी तथा यस तरंगे। तो यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। यस तरंगों का अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। यह प्रकाश तरंगों की भांति चल सकती है, ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ठीक है, तो यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है। 90 डिग्री पूर्वी कटक स्थित है हिंद महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में या अटलांटिक महासागर में? तो कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है। 90 डिग्री पूर्वी कटक, 90 डिग्री पूर्वी कटक हिंद महासागर में अंडमान निकोबार के दक्षिण में 90 डिग्री पूर्वी कटक 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे के साथ है। इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर की है। ठीक है, तो 90 डिग्री पूर्वी कटक कहाँ पे है? हिंद महासागर में है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेन्यूब। अब देखिए, एक तरफ नदियां दिया गया है, एक तरफ उसका उद्गम का स्रोत दिया गया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? इटास्का झील से निकलती है। यांगतीसी नदी तिब्बत से निकलती है। ब्लू नील विक्टोरिया झील से निकलती है।
तो देखिए ब्लू नील तो विक्टोरिया से निकलती है, डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये भी सही है। मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है कि नहीं? यांगटीसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है कि नहीं? तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो यांगटीसी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से इसको देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे डेन्यूब कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से। ये है ब्लू नील है ना। देखिए ब्लू नील कहाँ से निकलती है? तो ब्लू नील आपके विक्टोरिया से नहीं निकलती है, ताना लेक ताना से निकलती है। ताना झील ताना झील इथोपिया से निकलती है। ताना झील लेक ताना इथोपिया से निकलती है। इथियोपिया इथियोपिया से, ठीक है। और जो व्हाइट नील है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। बाकी का मिसिसिपी इटास्का झील से सही है। यांगटीसी तिब्बत के पठार से निकलती है, तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन गलत होगा। ब्लू नील ताना झील से निकलती है और व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। और दोनों मिल जाते हैं। सूडान की राजधानी देखिए क्या होता है कि यहाँ से निकलती है श्वेत नील, व्हाइट नील निकलती है। ये रहा आपका विक्टोरिया झील। तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पे बना हुआ ये रहा आपका विक्टोरिया झील। यहाँ पे है लेक ताना झील जो कि यूथोपिया में स्थित है। ये आपस में बहती हुई जाती हैं, यहाँ पे पहुंचती हैं। यहाँ पे मिलता है सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में आपस में मिल जाती हैं, ये नील नदी बन जाती है, ठीक है। और मिस्र में जाके अलेक्जेंड्रिया की खाड़ी में जाके ये गिर जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो देखते हैं अभिकथन क्या है कि हरमट्टन पवनों को डॉक्टर बिंड भी कहा जाता है। कारण है कि यह अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और शुष्क वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो देखिए दोनों कथन सही हैं और दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर पवने भी कहा जाता है हरमट्टन को, और ये शुष्क इलाके यहाँ पे स्वास्थ्यप्रद प्रभाव भी डालती हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। देखिए पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है, सही है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाली होती है, ये भी सही है। तो इसका कौन सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है 40 का, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को भौमिक विकिरण कहा जाता है। भौमिक विकिरण दीर्घ तरंगों वाला होता है। सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण की अपेक्षा पृथ्वी से प्राप्त भौमिक विकिरण वायुमंडल में अधिक गर्म रहता है, ठीक है। देखिए शॉर्ट वेव्स में आती हैं, शॉर्ट वेव से तरंगे आती हैं और लॉन्ग वेव्स में बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ज्यादा ऊष्मा जो जाती है जब वापस होके भौमिक विकिरण होता है तो ज्यादा एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, ठीक है। तो ये 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ निवास स्थल, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो बुशमैन कहाँ होते हैं? कालाहारी मरुस्थल में, पिग्मी कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा मरुस्थल में। तो देखिए बद्दू सहारा मरुस्थल में होते हैं, ठीक है। ये खाते हैं दीमक को अपना चावल मानते हैं बद्दू। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन कहाँ होते हैं? कालाहारी मरुस्थल में, और पिग्मी कांगो बेसिन में। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो इसमें तीनों सही सुमेलित हैं, ठीक है। तीनों आपस में सुमेल खाते हैं, ठीक है। तो बद्दू सहारा मरुस्थल में, पिग्मी कांगो बेसिन में और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को कहा जाता है ग्वानो एक्टासिया चाको। तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्वानो कहा जाता है। जो पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहा जाता है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर खाद्य को ग्वानो कहा जाता है। ग्वांको अर्जेंटीना का पशुपालक है। एक्टांसिया दक्षिण अमेरिका की विशाल पशु फर्म है, ठीक है। तो एक्टांसिया क्या है? एक्टांसिया दक्षिण अमेरिका का विशाल पशु फर्म, दक्षिण अमेरिका का विशाल पशु फर्म,
विशाल पशु फर्म है, ठीक है। बाकी का ये क्या है, देखिए ये वाला तो आपका आंसर है। ये ग्वांको क्या है, तो ग्वांको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो ग्वांको आपका क्या है, अर्जेंटीना के पशुपालक, अर्जेंटीना के पशुपालक को कहा जाता है। अर्जेंटीना 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 के पशुपालक को ग्वांको कहा जाता है, पशुपालक को। जैसे मिस्र के किसानों को फल्लाह कहा जाता है, फल्लाह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य अमेरिकी देश नहीं है। मध्य अमेरिकी देश कौन सा नहीं है, निकारागुआ, गुयाना, अल सल्वाडोर, बेलीज। तो गुयाना आपका मध्य अमेरिकी देश नहीं है। गुयाना फ्रांस का पार्ट है, मतलब गुयाना और फ्रेंच गुयाना ये दक्षिण अमेरिका के भाग हैं, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। तो इसकी राजधानी क्या है, गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन। उसके बगल में ही फ्रेंच गुयाना भी स्थित है, क्योंकि फ्रांस के आधिपत्य में है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2000 में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, बायोडाइवर्सिटी अधिनियम 2002 में आया था, ना कि 2000 में। तो ये वाला गलत है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन से घास के मैदान एक ही वर्ग से संबंधित है, मतलब कि कौन से घास के मैदान जो समान है, जो समान उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय है। कंपोज डाउन्स, स्टेपीज सवाना, सवाना प्रेरीज, कंपोज सवाना। तो कौन सा सेम वर्ग से संबंधित है, समान वर्ग से संबंधित है। तो डी वाला कंपोज और समाना, कंपोज और समाना। तो कंपोज और समाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। और बाकी का स्टेपीज, प्रेरीज, डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय है। स्टेपीज, प्रेरीज और डाउन्स शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है। इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा नदी किसकी सहायक नदी है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा किसकी है। तो ये सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और पश्चिमी तट पर त्र्यंबक से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, गुंटूर में, कोयम्बतूर में या मैंगलोर कर्नाटका में। तो कहाँ पे है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से गुजरती है। किन किन राज्यों से स्टैंडर्ड टाइम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से जाती है, देखिए कैसे जाती है, देखिए यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से जाती है। अब देखिए कौन कौन से राज्य है यहाँ पे। तो कौन से निम्नलिखित में से कौन सा किससे किससे गुजरती है, देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो तेलंगाना नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 48 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यामोत्तर समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो कि मिर्जापुर से जाती है। पहले प्रयागराज से नैनी से जाती थी, लेकिन अब मिर्जापुर से थोड़ा सा आगे निकल गई, ठीक है। देखते हो क्वेश्चन नंबर 49वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अरावली गुरु कौन कौन सी, देखिए एक तरफ पर्वत है और उसके सर्वोच्च चोटियां हैं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अरावली की गुरु शिखर है, मैकाल की अमरकंटक है, सतपुड़ा का धूपगढ़ है, नीलगिरी की अनाईमुली है। तो नीलगिरी की अनाईमुली नहीं है, नीलगिरी की क्या है, डोडा बेटा है। डोडा बेटा है, ना कि
हाँ, और जो अनाईमुदी थी, अन्नामलाई पर्वत की श्रेणी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची श्रेणी अनाईमुदी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है अनाईमुदी। तो डी वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा। अब इसमें देख लेते हैं ऊंचाई। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो 2667 मीटर की डोडा बेटा की ऊंचाई है। डोडा बेटा 2667 मीटर की है और बाकी का और अनाई मुदी 2695 मीटर की है। तो 2695 की अनाई मुदी है जो कि अनावालाई पर्वत की श्रेणी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो कौन सा असत्य कथन है? तो जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र की समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारक क्लोरीन है। तो कौन सा गलत है इसमें? तो इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो, तो दोनों इसमें सही है। ओजोन परत में छेद होने का कारण क्लोरीन है और जेट विमानों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। तो इसमें तो दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दो गलत है। मतलब कि इसमें से दोनों सही है, इसलिए ना तो एक ना तो दो वाला ऑप्शन लगाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51वां। क्वेश्चन नंबर अभिकथन कारण का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। अभिकथन है कि IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर जिसका संरक्षण आवश्यक है। मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि से खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। तो कौन सा सही है इसमें से? देखिए इसमें दोनों, देखिए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन अभिकथन कारण की व्याख्या नहीं करती है, क्योंकि देखिए वो रेड डाटा बुक का बात कर रहा है, ये पर्यावरण का बात कर रहा है, तो दोनों संबंध आपस में नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन दोनों आपस में संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52। द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किससे संबंधित किस सम्मेलन में दिया गया था? क्योटो सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो+20 सम्मेलन में, या नूसा दुआ सम्मेलन में? तो कहाँ पे दिया गया था, किस सम्मेलन में? द फ्यूचर वी वांट कहाँ पे दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था G+20 सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है, G+20 सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है, तो इसका है कि 1992 में रियो सम्मेलन में 1992 में दिया गया था। ठीक है, तो 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में 2012 में ब्राजील में रियो में हुआ, इस सम्मेलन में दिया गया। इस सम्मेलन का द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1990 में, 1996 में, 1992 में, 1995 में? तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में की गई। 1996 में की गई। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1954 है कि पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, UNEP द्वारा, IPCC द्वारा और FAO द्वारा। तो पर्यावरणीय निष्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पर्यावरणीय निष्पादन सिद्धांत आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था। इस रिपोर्ट में पर्यावरण, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी चेतना के आधार पर देशों की रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक तरफ प्राचीन रचनाएं है, एक तरफ रचनाकार है, तो इसको मिलाते हैं। कूट वाला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि की रचना है, पाणिनि की। महाभाष्य किसकी है? महाभाष्य पतंजलि की है, महाभाष्य पतंजलि की है। प्रबंध चिंतामणि किसकी किताब है? तो प्रबंध चिंतामणि हेमचंद्र की है, हेमचंद्र की है। और परिशिष्ट पर्व मेरुतुंग की है। तो इसको मिला के अगर, तो अगर अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है, तो अष्टाध्यायी पाणिनि की, तो 3 हो गया। महाभाष्य पतंजलि की, तो 4 हो गया। 3-4 वाला ऑप्शन कहीं पे है, तो 3-4 वाला ऑप्शन। उसके बाद अब देखते हैं सी ऑप्शन, प्रबंध चिंतामणि हेमचंद्र की है, तो 3-4 के बाद 1 आ जाएगा, 3-4 1-2, 3-4 1-2, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। डी वाला ऑप्शन, इसको फिर से देखेंगे, 3-4 3-4 3-4 2-1, 3-4 2-1, तो 2 है मेरुतुंग की। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है और परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र की है। तो 3-4 2-1 इसका
सही होगा। ठीक है, तो प्रबंध चिंतामणि किसकी है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की, और परिशिष्ट पर्व हेमचंद की है। परिशिष्ट पर्व हेमचंद की है, तो इसको मिला लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? कृष्णचंद्र, जगत सेठ, मीर कासिम, अमीर चंद। तो कौन सा? जगत सेठ शामिल था, मीर कासिम शामिल था, नहीं मीर कासिम नहीं था। जगत से कृष्णचंद, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर था, मीर जाफर शामिल था। तो नवाब सिराजुद्दौला के प्राथमिक दौर में कौन षड्यंत्र में कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें सी वाला मीर कासिम नहीं शामिल था। ठीक है, मीर कासिम के जगह पे आपको यहाँ पे मीर जाफर रखना होगा। मीर जाफर, मीर जाफर जो कि नवाब बनना चाहता था, वो शामिल था इसमें। तो एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नवाब सिराजुद्दौला के विरोध षड्यंत्र में मीर जाफर शामिल था, ना कि मीर कासिम। ठीक है, बाकी का कृष्णचंद, जगत सेठ, अमीर चंद्र ये भी शामिल थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्तूप है, एक तरफ खोज करता है। तो किस स्तूप को किसने खोजा है? तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका डी वाला अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप वाला गलत है। तो अमरावती स्तूप को किसने खोजा है? तो अमरावती स्तूप को कर्नल मैकेंजी ने खोजा है। कर्नल मैकेंजी, कर्नल कर्नल मैकेंजी ने, मैकेंजी ने, कर्नल मैकेंजी ने खोजा है। बाकी का और तीनों सही है। कि सांची का स्तूप जनरल टायलर ने खोजा है, नागार्जुन कोंडा का स्तूप लांगहर्ट ने खोजा है, भरूच का स्तूप जनरल करिंगम ने खोजा है, और अमरावती का स्तूप कर्नल मैकेंजी ने खोजा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन तथा महावीराचार्य को अपने दरबार में प्रश्रय प्रदान किया? कृष्ण द्वितीय, दंतदुर्ग, अमोघ वर्ष, ध्रुवधारा वर्ष। तो किसने जिनसेन और महावीराचार्य को दरबार में शरण दिया? तो अमोघ वर्ष ने, अमोघ वर्ष। चित्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने जैन धर्मानुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की। तो देखिए कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना, कवि राज मार्ग की रचना की, भाषा क्या थी? कन्नड़। कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की, कवि राजमार्ग की रचना की, कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की अमोघ वर्ष ने। और क्या है इसके बारे में? तो इसके बारे में इसने जिनसेन महावीराचार्य को दरबार में प्रथम प्रदान किया। जिनसेन आदि पुराण तथा महावीराचार्य गणित सार संग्रह के रचनाकार हैं। तो जिनसेन किसके रचनाकार हैं? जिनसेन आदि पुराण, जिनसेन की रचना क्या है? आदि पुराण। और गणित रचना सार किसकी रचना है? महावीराचार्य की है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59वां। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है? जवालोपनिषद, छंदोगनिषद, कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। तो चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे है? तो चारों आश्रमों का उल्लेख आपका जवालोपनिषद में है, जवालोप उपनिषद में है, जवालोप उपनिषद में। उपनिषद दर्शन का आधारित पुस्तकें हैं। इसका प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रम है। ठीक है, छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम है, 3 आश्रम है। ठीक है, छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम है। बाकी जवालोप उपनिषद में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, और जबकि 4 आश्रम दिए गए हैं उसमें जवालोप उपनिषद में। तो इसको याद रखना कि छंदोग उपनिषद में पूछ सकता है ना कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किस उपनिषद में 3 आश्रम है? तो छंदोग उपनिषद में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नदियों तथा उनके किनारों बसे नगरों के युग्मों को सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी, घग्गर नदी के किनारे, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, बनावली, सरस्वती, रोपड़, भोगवा नदी के किनारे। तो कौन सा सही? रोपड़ कहाँ पे है? तो रोपड़ भोगवा के किनारे नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। तो रोपड़ किसके किनारे है? रोपड़ भोगवा के किनारे नहीं है। तो रोपड़ आपका किसके किनारे है? सतलुज के किनारे है, सतलुज के किनारे। ठीक है, बाकी का और तीनों ऊपर वाले सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61वां। मज्म उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है?
मजम उल बहरीन, औरंगजेब की, फारुखसियर की, दारा सिकोह की, हुमायूं की। तो किसकी रचना है ये? मजम उल बहरीन। तो मजम उल बहरीन रचना है कि दारा सिकोह की रचना है, ठीक है। तो दारा सिकोह ने 1615 में शाहजहां के प्रिय पत्नी मुमताज महल के घर में हुआ। लेनपुल ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। मजम उल बहरीन दारा सिकोह की मूल रचना है, दारा सिकोह की। इसे लघु अकबर लेनपुल ने कहा है, लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62वां। क्वेश्चन नंबर 62वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा एक फिरोज शाह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज एफएसटी ने लगाया था। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, सही है। सिंचाई पर लगान लगाना, ये भी सही है। सैनिकों को नगद वेतन देना, तो देखिए सैनिकों का नगद वेतन देना ये अलाउद्दीन ने शुरू किया था, ठीक है। सैनिकों को नगद देना फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, यह अलाउद्दीन ने प्रारंभ किया था, ठीक है। अलाउद्दीन ने प्रारंभ किया था इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63वां। किस सूफी संत ने किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य ईश्वर हूँ की घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दिया गया? राबिया को, अल गजाली को, मंसूर बिन हल्लाज को, अब्बुल हसन अल हुजवीरी को। तो किसको दिया गया? तो मंसूर बिन हल्लाज को, ठीक है, मंसूर बिन हल्लाज को। 63वां मंसूर एक ईरानी सूफी संत था। इसका इसका जन्म 858 ईस्वी में हुआ। अनल हक मैं ही सत्य ईश्वर हूँ मान्यता घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। अनल हक को अनल हक की अवधारणा हिंदू धर्म के अहम ब्रह्मास्म की अवधारणा के समान थी, ठीक है। अहम ब्रह्मास्म के अवधारणा के समान थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64वां। किस मध्यकालीन शासक ने भूलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण करवाया? सिकंदर शाह, जैनुल आबदीन, मुल्ला शाह, जलालुद्दीन मोहम्मद। तो किसने कृत्रिम कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण कराया? भूलर झील में, भूलर झील में कृत्रिम द्वीप जैनालंका का निर्माण किसने कराया? तो इसको जैनुल आबदीन ने कराया, ठीक है, जैनुल आबदीन ने कराया। तो मध्यकालीन शासक जैनुल आबदीन ने भूलर झील में कृत्रिम झील जैनालंका का निर्माण कराया। जैनुल आबदीन 15वीं शताब्दी का शासक है, कश्मीर का शासक है। यह एक योग्य लोकप्रिय शासक था। इसे धार्मिक सहिष्णुता नीति अपनाई। इसने हिंदुओं को के टूटे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, गायों के वध पर रोक लगाई तथा एक बेहतर शासक लागू किया। आबदीन के जन लोकप्रिय धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण कार्य के कारण इसमें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, 65वां नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन कारण है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। अभिकथन है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जाति प्रथा को कमजोर करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। तो इसमें से क्या होना सही है? तो 65 में आपका दोनों सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, कथन कारण दोनों सही है, दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? तो मूक नायक किस भाषा में था? तो मूक नायक का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रकाशन इसका देखिए, मूक नायक का प्रकाशन कब हुआ एक बार देखते हैं। 1920 में इसका प्रकाशन हुआ। 1920 में प्रकाशन हुआ मूक नायक का, 31 जनवरी को। 31 जनवरी 1920 में मूक नायक का प्रकाशन हुआ। और इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी मराठी भाषा थी। तो मूक नायक की भाषा मराठी थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? अंग्रेज डच के बाद भारत आए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। तो कौन सा सत्य है इसमें? तो इसमें दोनों सच है, ठीक है। पहले तो आए हैं डच, लेकिन पहले कंपनी बनी है अंग्रेजों की, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि भारत में पुर्तगाली आया, फिर उसके बाद डच आया, ठीक है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी, तथा डचों की 1602 में। तो 1600 में अंग्रेजों की बनी और डचों की 1602 में, ठीक है। लेकिन पहले डच आए और बाद में अंग्रेज आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68वां।
क्वेश्चन नंबर 68वां है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया? लिटन, रिपन, एल्गिन, कैनिंग। किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया? प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया तो लिटन के शासन में, लिटन के शासनकाल में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची थे। ठीक है, तो लिटन के समय में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया। इसकी स्थापना 1880 में की गई। इस आयोग का उद्देश्य सरकार की अकाल राहत संबंधी नीति का निर्धारित करना था। तो इसका गठन कब किया गया? गठन इसका 1880 में किया गया। ठीक है, 1880 में किया गया अकाल आयोग का गठन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहाराम जी मालाबारी द्वारा, एस बंगाली द्वारा, राधाकांत देव द्वारा, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। सेवा सदन की स्थापना किसने की? तो सेवा सदन की स्थापना बहाराम जी मालाबारी द्वारा किया गया। सेवा सदन की स्थापना 1908 में की गई। ठीक है, बहाराम जी मालाबारी द्वारा, किया गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस छोड़ दिया? बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, उपयुक्त सभी। तो किसने कांग्रेस छोड़ा? तो इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का असंतुष्ट होकर बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के आहत होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो कब खत्म हुआ? 12 फरवरी को चौरी चौरा की घटना हुई। उसके बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा बंद कर दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71वां। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, पट्टाभी सीतारामैया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन अध्यक्ष थे इसके? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ सहजानंद की अध्यक्षता में। इसके सचिव थे, इसके महासचिव थे एनजी रंगा महासचिव थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आंध्र किसान सभा की स्थापना एनजी रंगा ने की है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी हुई? ठीक है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूना पैक्ट 1932। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 और साइमन कमीशन का गठन 1927। ठीक है, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में, जलियांवाला बाग 1919 में, द्वितीय गोलमेज 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और पूना पैक्ट 1932 में। तो सबसे पहले क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस हिसाब से पहला क्या होगा? तो इसका आंसर बी वाला सही होगा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले 4 वाला। ठीक है, तो बी वाला, पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर साइमन कमीशन, फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर पूरा पैक्ट। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक दी हुई है, एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, एक तरफ लेखक। तो इसको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की, इंडियन फिलॉसफी अलेक्जेंडर डफ का, द रिडल्स इन हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर की। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सी वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एलेक्जेंडर की नहीं थी। इंडियन फिलॉसफी किसकी थी? इंडियन फिलॉसफी किसकी बुक थी? तो इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधा कृष्णन की थी। देखिए फिर से देखते हैं।
डॉक्टर राधा कृष्णन की, डॉक्टर राधा कृष्णन की, राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन की इंडियन फिलोसफी। बाकी का तीनों सही है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर की है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिंटो सुधारों भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार करने में विशेष भूमिका किसने निभाई थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। किसने निभाई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने निभाई थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1906 में इंग्लैंड जाकर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बनाने के लिए विशेष निभाई थी। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में पारित हुआ। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल दिया गया। ठीक है, तो इसमें प्रमुख भूमिका थी बनाने में गोपाल कृष्ण गोखले की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ सिद्धांत दिया हुआ है, एक तरफ प्रतिपादक दिए हुए हैं। ठीक है, बे बे बेकर सिद्धांत इयान केल्डार की है, जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर की है, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत एडाल्फ वैगनर की है और टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन की है। तो किसकी कौन सा गलत है इसमें से? देखिए, इसमें से क्षतिपूर्ति राजकोषीय सिद्धांत वाला गलत है। ठीक है, तो क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया था? तो क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मैकार्ड कीन्स ने दिया था। तो किसने दिया था? जॉन मैकार्ड कीन्स ने दिया था। कीन्स द्वारा दिया गया था। ठीक है, बाकी का और तीनों सही है कि बेकर सिद्धांत यन केल्डार ने दिया था, जीरो बेस बस्टिंग पीटर पायर ने दिया था, क्षतिपूर्त राजकोषीय सिद्धांत कीन्स ने दिया था और टोबिन टैक्स सिद्धांत जेम्स टोबिन ने दिया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो सीआरआर, रेपो रेट, प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण, खुले बाजार का क्रिया है। तो कौन सा नहीं है? सी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 76 का सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये गुणात्मक है, ये मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक। प्राथमिक क्षेत्र का निर्धारण गुणात्मक है, गुणात्मक। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदैव कम होता है। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदैव कम होता है, सदैव अधिक होता है, सदैव बराबर होता है, बराबर या उससे अधिक हो सकती है किंतु कम नहीं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सदैव बराबर होता है। ठीक है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में विकास में जैसे जैसे इसका क्या होता है? देखिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बराबर या अधिक या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। तो इसका क्या है? जब बाजार में अनाजों का दाम गिरे रहते हैं तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के अनाज खरीद कर उनके हितों की रक्षा करती है। यह एक प्रकार के बीमा कीमत है। इसकी घोषणा सरकार फसल से पहले कर देती है। वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार रबी तथा खरीफ समय के करती है। इस मूल्य पर सरकार अनाज खरीदती है। वसूली मूल्य की घोषणा बुआई के बाद होती है। यह एमएसपी के बराबर या उससे अधिक हो सकती है किंतु कम नहीं। ठीक है, तो वसूली या अभिप्राप्ति मूल्य ये एमएसपी से अधिक हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि किसी देश में की अर्थव्यवस्था को विकासमान स्थिति में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका योगदान बढ़ेगा इसमें? तो सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा अगर वो विकसित की तरफ जा रहा है तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। पोषणीय उपभाग तथा उत्पादन का संबंध एसडीजी से संबंधित है। किस एसडीजी से संबंधित है? तो एसडीजी 12 से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तो इसमें जो एसडीजी वाला क्वेश्चन है, तो आपको एसडीजी गोल जितने हैं उनको आपको लिख लेना है एक कॉपी पे, एक पेज पर, उसको कहीं भी चिपका देना, बार बार पढ़ते रहना है। क्योंकि देखिए पिछली बार पीसीएस में भी एसडीजी से क्वेश्चन आया था, तो एसडीजी गोल्स जो है उनमें से क्वेश्चन आना पक्का है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष है 2014, 2015, 2016, 2017। तो मुद्रा स्कीम कब शुरू हुई? तो मुद्रा स्कीम 2015 में शुरू हुई है। ठीक है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट। अब देखिए मुद्रा, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा माइक्रो 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 यूनिट्स माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, फाइनेंस एजेंसी। तो इसका फार्मूला, इसका फुल फॉर्म याद करेंगे, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है मुद्रा का। ठीक है, 2016 15-16 के बजट में किया गया था, 2015 में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, यह योजना माइक्रो स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें शिशु, तरुण और किशोर ऋण दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। देखिए इसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। अब देखिए एक बार देख लेंगे मुद्रा योजना को, एक बार इसका देख लेते हैं इसमें क्या दिया जाता है। तो इसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं, शिशु, तरुण, किशोर। अब देखते हैं कितना कितना रुपया दिया जाता है। शिशु ऋण में आपको 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक। तरुण में कितना दिया जाता है? 5 लाख तक। और 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख आपको किशोर ऋण में दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित 81 है, अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध है पर्यावरण विरासत से, राज्यपाल की भूमिका से, डायरेक्ट टैक्स कोड से, किसानों की आत्महत्या से, समस्या से। अखिलेश रंजन समिति किससे संबंधित है? तो अखिलेश रंजन समिति डायरेक्ट टैक्स कोड से संबंधित है, डायरेक्ट टैक्स कोड से संबंधित है। ठीक है, अखिलेश रंजन समिति का गठन वर्ष 2017 में पुराने आयकर कानूनों के स्थान पर डायरेक्ट टैक्स कोड स्थापित करने के लिए किया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आरबीआई स्थापना वर्ष देखना है। तो आईडीबीआई का 1964 में, आईएफसीआई 1948 में। तो किसका? आईसीआईसीआई 1995, आईडीएफसी तो किसकी स्थापना गलत है इसमें से? तो डी वाला गलत है, आईसीआईसीआई 1995 नहीं है। तो आईसीआईसीआई का स्थापना कब हुआ है? आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में हुई है। ठीक है, 1955 में हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। बैंकिंग के संदर्भ में लैब है, लैब क्या है बैंकिंग के संदर्भ में? तो लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक। लैब का मतलब है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक केंद्रीय बजट 1996-97 में घोषित किया गया था। ये बैंक निजी क्षेत्र के अंतर्गत होते थे। विकेंद्रीकरण बैंकिंग प्रणाली की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। नचिकेता समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट में लैब विस्तार को वित्तीय समावेश हेतु आवश्यक माना था, नचिकेता समिति ने। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। बर्गरसन मापदंड संबंधित है श्रम अर्थव्यवस्था से, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से, विकास अर्थव्यवस्था से, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से। बर्गरसन मापदंड किससे संबंधित है? तो बर्गरसन मापदंड आपका कल्याण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, कल्याण अर्थव्यवस्था से संबंधित। बर्गरसन सर्वप्रथम लेख ए क्या था? ठीक है, कल्याण अर्थव्यवस्था संबंधित इस प्रतिपादन के आधार पर उत्पादन तथा विनिमय के अनुकूलतम दशाएं, अधिकतम कल्याण के लिए आवश्यक दशाएं स्वीकार की जाती हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है
क्वेश्चन नंबर 85 है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? गुणात्मक साख नियंत्रण, परिणात्मक साख नियंत्रण, खुले बाजार की क्रियाएं, इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला गुणात्मक साख नियंत्रण से संभव है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक साख तथा मुद्रा नियंत्रण करने देश की मुद्रा साख की मांगों को पूर्ति का मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। साख नियंत्रण की दिशा दो विधियां हैं, गुणात्मक और परिणात्मक साख विधि, ठीक है। ऋण की सीमाएं परिवर्तन करना साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में विचार कीजिए, उपयुक्त में से भारत के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं हो किया गया है। भारत के कोर क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद और कच्चा तेल एवं सीमेंट, किसको नहीं शामिल किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? तो उर्वरक को कोर में नहीं शामिल किया गया, ठीक है। कोर क्षेत्र में शामिल नहीं है उर्वरक, ठीक है। तो भारत में 8 कितने कोर हैं? देखिए भारत में कितने हैं, देखिए भारत में कोर क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में 8 कोर क्षेत्र हैं, ठीक है। भारत में 8 कोर क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं एक बार। इसमें कोयला है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, रसायन को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसको याद रखेंगे, कोर क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। तो कौन कौन से हैं? कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से रूपांतरित तने के उदाहरण हैं? रूपांतरित तने के कौन से उदाहरण हैं? अदरक, हल्दी, तिली, प्याज। तो रूपांतरित तने के उदाहरण कौन से हैं इसमें से? तो इसमें से सभी चारों रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। तना पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की तरह वृद्धि करता है। यह प्रंकुर के विकसित हो जाते हैं, पौधों को परोह तंत्र बनाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक तरफ दिया हुआ है कि अब एक तरफ दिया हुआ है कि उसका कैटेगरी दिया हुआ है, कौन कौन से पौधे हैं, उपयोग में से कौन सा सही सुमेलित है? थैलोफाइटा, स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटा, मॉस, टेरिडोफाइटा, फर्न। तो कौन सा किसमें आता है? तो उपरोक्त तो सभी सही है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। सभी सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो इसमें से सभी सुमेलित हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन ने की थी। कोशिका को ऊर्जागिरी कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए का प्रोटीन बने होते हैं। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण का है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्र की खोज 1831 में ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में ब्राउन ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन ने किया था। 1886 में अल्टमैन ने किया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है। मैग्नीशियम एल्वा, फियान, जिंक ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड। क्या होता है? तो इनो होता है मैग्नीशियम एल्वा। तो देखते हैं इसके बारे में, मैग्नीशियम एल्वा। तो 90 में बाजार में इनो के नाम से प्रसिद्ध एंटा एसिड मैग्नीशियम एल्वा होता है। इसका रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस MgCO3 3H2O होता है, ठीक है। ये पेट की अम्लता को दूर करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न होती है एक प्रोटोजोआ द्वारा, एक कवक द्वारा, एक शैवाल द्वारा, इसमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है ये वाला रोग? तो एक प्रोटोजोआ द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है, निद्रा रोग। तो कौन से रोग? निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह एक परजीवी होता है जो सीसी मक्खी के शरीर से आश्रय पाकर आता है। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। तो किस मक्खी के? देखिए सीसी मक्खी से, सीसी
मक्खी द्वारा इंसानों में आता है प्रोटोजोआ, सीसी मक्खी द्वारा। स्लीपिंग सिकनेस, दिन भर सोते रहेंगे। सीटी स्कैन या कंप्यूटरेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? परासरब तरंगे, एक्सरे किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने की थी? रोन्सन ने की थी, रोन्सन ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कास्टिक सोडा, सोडियम, कास्टिक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, वाशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सम्मिलित नहीं है। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ताकि सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड को, क्लोरोफिन को, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को, पॉलीप्रोपाइलीन को। तो किसको टेफ्लॉन कहा जाता है? तो टेफ्लॉन कहा जाता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन कहा जाता है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को सामान्य रूप में टेफ्लॉन कहा जाता है। इसका उपयोग चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में, ना चिपकने वाली कढ़ाई निर्माण में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, मानव के शरीर या अंगों में असमानताएं या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का, ऑटो एनालाइजर का, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम है। इसमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का। ठीक है, मैग्नेटिक एमआरआई का किया जाता है, एमआरआई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में संपूर्ण शरीर की असमानताओं को विकृतियों को जानने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे एमआरआई कहा जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करता है। ठीक है, ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की जांच करता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में, राष्ट्रीय मानसिकता विकलांग संस्थान हैदराबाद में, उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली में। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली में नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। तो ये कहां पे है? दृष्टिहीन संस्थान कहां पे है? तो ये देहरादून में। कहां पे है? ये नई दिल्ली में ना होके देहरादून में है। बाकी का सब सही है। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में, उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल में, और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कलाई की अस्थि, कार्पल्स, उपास्थियों के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्लियां, गार्डियन, पसलियों के आसपास में जोड़ने वाली अस्थि, अस्टर्नम, सभी सुमेलित सही है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो कौन सा सही? अस्थि है, बी वाला। उपास्थियों के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कार्डियम नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बी वाला गलत होगा। तो क्या कहा जाता है? कलाई उपास्थियों की, तो पसलियों के आसपास बाकी का तीनों सही है, दो सही है। ठीक है, तो प्रत्येक उपास्थियों के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहा जाता है। कार्डियम नहीं, पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? हेपारिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, शरीर के ताप को बनाए रखना, वसाओं का अम्लीकरण करना। तो कौन सा नहीं किया जाता है? यकृत द्वारा क्या नहीं किया जाता है? तो वसाओं का अम्लीकरण करना नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी का तीनों काम किया जाता है। हेपारिन नामक प्रोटीन बनाना, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन बनाना, शरीर का ताप बनाए रखना, यह यकृत के कार्य है। वसाओं का अम्लीकरण नहीं है, यकृत में किया जाता है। ठीक है, तो क्या अब देखते हैं, वसाओं का अम्लीकरण पित्ताशय जमा पित्त रस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये किससे किया जाता है? पित्ताशय पित्ताशय पित्तरस द्वारा, पित्तरस द्वारा, पित्ताशय के पित्तरस द्वारा वसाओं का अम्लीकरण किया जाता है। बाकी का और सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस से रस में से नहीं पाया जाता? जठर रस में नहीं पाया जाता है। रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो कौन सा नहीं पाया जाता है इसमें से? तो ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आमाशय आमाशय से जठर रस श्रावण होता है, यह पाचक रस है। इस रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है, जबकि अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज पाया लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन पाया जाता है, जो कि आमाशय से निकलती है। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन आमाशय से निकलती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, यह आरएनए में पाया जाता है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसका? इसका बी वाला सही होगा, दोनों सही है। जीन आरएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए नहीं डीएनए में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए नहीं डीएनए में पाया जाता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 से अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको फटाफट हम देख लेते हैं। तो इसका हम आंसर फटाफट बता देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे कॉपी पेन से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 का क्या है। तो 101 का बी, क्वेश्चन 101 का ए बी। 102 का क्या है? तो 102 का सी, 102 का सी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 का, क्वेश्चन नंबर 103 का, क्वेश्चन नंबर 103 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 104 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105 का, क्वेश्चन नंबर 105 का सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन सी वाला क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 106 का, क्वेश्चन नंबर 106 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 107 का, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 का, क्वेश्चन नंबर 107 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 108 का ए वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 109 का डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110 का, क्वेश्चन नंबर 110 का डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 111 का, क्वेश्चन नंबर 111 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112 डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 का बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 का, तो ठीक है 113 तक था, मतलब 13 क्वेश्चन कुल थे आपके जीएस और मैथ को मिला के। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 से फिर से हम देखना शुरू करेंगे। देखते हैं वित्तीय, क्वेश्चन नंबर 14 है, 114 है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, इसके अध्यक्ष होता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो कौन बनता है इसका? वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, तो वित्तीय स्थिरता 2010 में किया जाता है, इसकी अध्यक्षता। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में विकास, स्थिरता, अंतर नियामकीय समन्वय बढ़ाना तथा इसके संस्थागत स्वरूप को प्रदान करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है? डब्ल्यू रोस्टोव ने, तो डब्ल्यू रोस्टोव को आर्थिक विकास की प्रक्रिया को
5 चरणों में बांटा है, ठीक है। तो सीधे से याद करेंगे कौन कौन से 5 चरण है। तो इसके 5 चरण है: पारंपरिक समाज, अल्प स्फूर्ति पूर्वत अवस्था, आत्म स्फूर्ति अवस्था, परिपक्वता अवस्था, उच्च जन उपयोग की अवस्था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्न में से किसका एक महत्व मीठी क्रांति से है? शहद उत्पादन, गुड़ उत्पादन, चीनी उत्पादन, सिरका उत्पादन। मीठी क्रांति से संबंधित है तो मीठी क्रांति से संबंधित है शहद उत्पादन, ठीक है। मधुमक्खी पालन का संबंध गतिविधियों को बढ़ाना है, स्वीट रिवोल्यूशन कहा जाता है। सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय पशु मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन 500 करोड़ से आवंटन किया गया है, ठीक है। 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए सरकार द्वारा, ठीक है। पूसा रूबी निम्नलिखित में से किसकी उत्तम किस्म है? तो पूसा रूबी आलू की, भिंडी की, गोभी की या टमाटर की? पूसा रूबी किसकी फसल है? तो पूसा रूबी आपकी टमाटर की फसल है। पूसा रूबी टमाटर की फसल है, ठीक है। अर्का विकास तथा पूसा अर्ली डवास भी टमाटर की। तो और फसलें कौन कौन सी हैं टमाटर की? और कौन कौन सी हैं? तो अर्का विकास, अर्का विकास, अर्का विकास, अर्का विकास, अर्का विकास और एक और है पूसा अली ड्वार्फ, पूसा अली ड्वार्फ, पूसा पूसा अली ड्वार्फ, ठीक है। तो पूसा अली ड्वार्फ, अर्का विकास और पूसा रूबी टमाटर की किस्में हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि 20.2% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर था। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो 118वां का दोनों सही सुमेलित है, ठीक है। 2011 में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि 20.2 थी और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला 10 की वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119वां। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, किस में की गई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई, ठीक है। तो किस सन में की गई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्यकाल 1961 से 1966 के बीच में था। भारतीय खाद्य निगम तथा कृषि लागत आयोग की स्थापना 1965 में की गई, ठीक है। तो 1965 में भारत कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की स्थापना, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के साथ साथ भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी 1965 में की गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? गन्ना, तंबाकू, रबर, सोयाबीन। तो सोयाबीन नगदी फसल नहीं है, बाकी का गन्ना, तंबाकू, रबर ये सब नगदी फसलें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121वां देखते हैं। यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो गया, देखते हैं। तो मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा केंद्र को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? जयपुर में, जबलपुर में, पुणे में, कानपुर में। तो कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपके जयपुर में की गई है, ठीक है। जयपुर में की गई। तो राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा केंद्र की जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों को भूकंप जैसे आपदाओं से बचाना है, ठीक है। बाघों को भूकंप से बचाना, भूकंप से बचाना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। मई 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन करुणा का मुख्य उद्देश्य था सूडान में से अपने नागरिकों को वापस निकालना, तुर्की से आए भूकंप में हेतु सहायता भेजना, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना, नेपाल में बाढ़ से सहायता प्रदान करना। तो ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है? तो म्यांमार में चक्रवात मोचा से संबंधित है, ठीक है। तो म्यांमार में ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा में प्रभावित लोगों को सहायता के लिए है, ठीक है, जो कि शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रथम बार कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो इस तरफ की थीम क्या है?
तो मुख्य विषय था समझौते जैव विविधता कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124वां। क्वेश्चन नंबर 124 है कि मई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू सम्मानित किया? पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, मोरक्को, माली। तो पापुआ न्यू गिनी के। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125वां। पनडुब्बी बागसीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास की छठवीं प्रोजेक्ट 75 की छठवीं पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? बागसीर का यह भारतीय नौसेना की कलवारी क्लास की प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? तो इसके दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है। इसके कौन सा असत्य है? तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा असत्य है, तो ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि दोनों सत्य है। ठीक है, तो कलवारी श्रेणी की 5 पनडुब्बियां हैं। आईएनएस कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागसीर। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे आप लोग। पहला है कि कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर, बागसीर। छह पनडुब्बियां हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत आती हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126वां। इसको सत्य असत्य का ध्यान देंगे बाद में, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मई 2023 में 61वां वैश्विक सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में, मुंबई में, हैंडलबर्ग में, ओटावा में। तो कहाँ किया गया? हैंडलबर्ग जर्मनी में किया गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127वां। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 127 कि मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं? तो रैयत तैयब अर्दोगन बने हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। मई 2023 में किस राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? गुजरात में, कर्नाटका में, केरला में, उत्तर प्रदेश में। तो पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में की गई है। पॉड टैक्सी परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर प्रदेश में की गई है पॉड टैक्सी परियोजना। ठीक है, तो 2023 में उत्तर प्रदेश द्वारा भारतीय पॉड टैक्सी परियोजना शुरू की। यह सेवा नोएडा फिल्म सिटी जो जेवर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन तक चलेगा। ठीक है, तो नोएडा फिल्म सिटी से लेके जेवर अंतर्राष्ट्रीय जो बन रहा है आपका एयरपोर्ट, वहां तक चलेगा पॉड टैक्सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। मई 2023 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री द्वारा किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह पर भारत के पहले मालवाहक जहाज को अगवानी की गई है? तो सितवे म्यांमार के सितवे बंदरगाह पे। ठीक है, म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। मई 2023 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभारंभ जारी किया गया है। इसका नाम है जीतू, पांडा, मोती, मयूर। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जीतू है। ठीक है, जीतू। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जीतू बारहसिंगा है, आकर्षक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? तो इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में हुआ था, जहां पे 4 शहरों में हुआ था। ठीक है, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मई 2023 में यह पुरस्कार टाइम सेल्टर को पुस्तक को प्रदान किया गया था। इसकी लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोवो है। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो दोनों सही सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132वां। मई 2023 में विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना मिड 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें वर्ष 2023 में भारत के विकास दर 5.8% अनुमानित की गए थे। यह रिपोर्ट जारी की जाती है आईएमएफ द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133वां। मई 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? द्वारका गुजरात में, मैंगलोर कर्नाटका में, कोच्चि केरला में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे रखी है इसकी? इसकी आधारशिला अमित शाह ने द्वारका गुजरात में रखी है। ठीक है, तो केंद्रीय अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की परिषद की स्थापना द्वारका गुजरात में की गई है। इस अकादमी की लागत 970 करोड़ रुपए की है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134वां। मई 2023 में G7 के राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? क्यूबेक सिटी कनाडा में, हिरोशिमा जापान में, स्लाक एल्माउ इटली में या ताओरमी फ्रांस में। तो कहाँ किया गया? हिरोशिमा जापान में किया गया। हिरोशिमा जापान में किया गया। G7 की अध्यक्षता। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135वां। मई 2023 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपने कवर पेज पर स्थान दिया है? विद्या बालन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या अनुष्का शर्मा। किसको दिया है? तो दीपिका पादुकोण को दिया। टाइम्स ने अपने कवर पेज पे स्थान दिया है। ठीक है, वह टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर आने वाली नवीनतम ग्लोबल स्टार है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136वां। मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया। इसका नाम है विजया, सारा, बुसरा, सुबा। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है सारा। इसका नाम सारा है। मई 2023 में दुबई स्थित एयरलाइन ने एमिरेट्स द्वारा विश्व के द्वारा पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण किया गया। यह दुनिया में दुबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में शुरू की गई है। ठीक है, तो मतलब सारा रोबोट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से रोबोट है जो कि चेकअप करेगी। ठीक है, चेक करेगी कि बोर्डिंग पास को चेक करेगी। वो 137 में मई 2023 में किस देश द्वारा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का परीक्षण किया गया है? उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, इराक, ईरान। खैबर का परीक्षण किसने किया है? तो खैबर का परीक्षण किया है सी, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 138वां। मई 2023 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने वाला अध्यादेश इसके अनुकूल नहीं है? किसने कहा? तो 239 का एक हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। मई 2023 में संयुक्त नौसेना अभ्यास टाइगर शार्क 40 का आयोजन किस देश के मध्य संपन्न हुआ? बांग्लादेश तथा सऊदी के अरब, बांग्लादेश तथा अमेरिका के मध्य, बांग्लादेश श्रीलंका के मध्य, बांग्लादेश भारत के मध्य। तो बांग्लादेश अमेरिका के बीच टाइगर शार्क अभ्यास 40 किया गया है। ठीक है, आज के 5वें टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है। मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पे किया गया? लंदन यूके में, न्यूयॉर्क यूएसए में, दुबई यूएई में या ब्रुनस आयर्स अर्जेंटीना में। तो कहां किया गया? तो इसको लंदन के यूके में किया गया है। लंदन यूके में किया गया है। मई 2023 में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन के यूके में किया गया है। तो ये रहा आपका ध्येय आईएएस का 5वें नंबर का टेस्ट, आरओ के प्रीलिम्स का। ठीक है, इससे पहले 4 टेस्ट कराए जा चुके हैं, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं और वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हैं और पीडीएफ वहां से ले सकते हैं और उसका सोल्यूशन आप वीडियो से देख सकते हैं। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा लाइक करेंगे। और आप जाके अगर कुछ गलती हो, अगर बाई चांस कुछ गलती हो गई तो हम फिर से, अगर मान लिया कुछ गलती हो तो हम सभी मित्रों से क्षमा प्रार्थी हैं। आप जाके कमेंट में बताएंगे तो उसको हम वहां पे, अगर कुछ भी गलती होगी तो हम वहां पे उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा लाइक करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। आपका एग्जाम 11 फरवरी को, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।